हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है? किसी विद्युत रासायनिक सेल में हो रही विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऋणात्मक विद्युत्वाहक बल से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि विद्युत्वाहक बल कहते किसे हैं और विद्युत्वाहक बल कितने प्रकार का होता है और विद्युत रासायनिक श्रेणी से ऋणात्मक विद्युत्वाहक बल कैसे आता है और उसका क्या मतलब होता है। तो विद्युत्वाहक बल को हम ईएमएफ या ई नोट सेल से प्रदर्शित कर देते हैं। ये होता क्या है? ये होता है कैथोड के अपचयन विभव का मान माइनस एनोड के अपचयन विभव का अंतर। यानी कैथोड के अपचयन विभव ई नोट एसआरपी, कैथोड के अपचयन विभव को हम एसआरपी से बोलते हैं। ई नोट एसआरपी कैथोड माइनस ई नोट एसआरपी एनोड, ये हमारा सेल का विद्युत्वाहक बल होता है। यानी कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव। अब हमें प्रश्न में पूछा है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के लिए, तो एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया हम लिख लेते हैं, जैसे Zn प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सोलिड, ये अभिक्रिया कर क्या बना रहा है? ये हमारे पास बना रहा है Zn प्लस कॉपर प्लस 2। अब हमने क्या देखा? जिंक क्या कर रहा है? दो इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें बदल रहा है जिंक में। तो इलेक्ट्रॉन लेकर इसका क्या हो रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या होगा? इसका अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो जिंक का यहाँ क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी जिंक का तो हो रहा है अपचयन और कॉपर का ऑक्सीकरण। अब विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनके अपचयन युग्म के बारे में हम देख लेते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है, ये किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं वो देख लेते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि इन दोनों में से हमारा जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है और कॉपर उसके नीचे स्थित होता है। और जिंक के एसआरपी का यानी अपचयन युग्म का मान होता है ई नोट एसआरपी, वो होता है माइनस 0.76 वोल्ट। और कॉपर के ए नोट एसआरपी यानी मानक अपचयन विभव का मान होता है 0.34 वोल्ट। ये तो हमने अपचयन विभव के मान को देखे। अब हमने ए नोट सेल क्या बोला था? ए नोट सेल यानी विद्युत वाहक बल को हमने बोला था एसआरपी कैथोड, ए नोट एसआरपी कैथोड माइनस ए नोट एसआरपी एनोड। तो अब कैथोड कौन है यहाँ पर? जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा वो किसका कार्य करेगा? कैथोड। तो कॉपर हमारे पास किसका कार्य कर रहा है? कैथोड का, क्योंकि कॉपर का अपचयन विभव ज्यादा है तो यह कैथोड का काम करेगा। तो जिंक हमारा क्या हो गया? जिंक किसके रूप में कार्य करेगा? एनोड के रूप में। और कॉपर कैथोड के रूप में। तो अब हमारी विक्रिया क्या है? जिंक का यहाँ पर हो क्या रहा है? जिंक का अपचयन हो रहा है, तो हमें जिंक का अपचयन विभव ही दिया हुआ है। तो जिंक का अपचयन हो रहा है तो हमें अपचयन विभव दिया हुआ है, तो इनोट एसआरपी जिंक के लिए कितना आ गया? माइनस 0.76 वोल्ट। अब क्या है कि अपचयन विभव किसका? कॉपर का। और कॉपर का हो क्या रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, दिया अपचयन विभव है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन विभव एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। यानी ऑक्सीकरण विभव माइनस अपचयन विभव होता है। तो कॉपर का हम क्या रख देंगे? इसका मान माइनस में। तो माइनस से 0. तो कॉपर का अपचयन विभव क्या रखेंगे? यहाँ पर अभिक्रिया के हिसाब से 0.34 वोल्ट रख देते हैं। तो ये मान हमारे पास ए नोट सेल कितना आ रहा है? ए नोट सेल माइनस 1.10 वोल्ट आ रहा है। तो ये हमारा ऋणात्मक विद्युत वाहक बल किस प्रकार आया कि कॉपर का हो क्या रहा है? या ऑक्सीकरण। लेकिन ऋणात्मक तब आएगा जब ऐसी अभिक्रिया संभव नहीं होगी। क्योंकि संभव क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिसका इनोट सेल ऋणात्मक आता है वो अभिक्रिया संभव नहीं होती। तो अभिक्रिया संभव होने के लिए इनोट सेल धनात्मक आना चाहिए। तो एनोड सेल धनात्मक आने के लिए यहाँ पर क्या होता कि कॉपर का तो होता अपचयन, क्योंकि इसका अपचयन विभव ज्यादा है तो कॉपर का अपचयन होता, और जिंक का ऑक्सीकरण होता, तब ये विक्रिया हमारी संभव होती। तो इस प्रकार हमने ऋणात्मक विद्युत वाहक बल का मतलब देखा कि विक्रिया संभव नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।